नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक देश की संसद जल रही है, प्रधानमंत्री का घर आग की लपटों में घिरा है, वित्त मंत्री को सड़क पर घसीट कर पीटा जा रहा है और पुलिस अपने ही नागरिकों पर गोलियां चला रही है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है नेपाल की, जहां हाल ही में जनता के गुस्से ने पूरी सरकार गिरा दी। वो भी कोई साधारण जनता नहीं, बल्कि वो जेनजड़ जिसे अक्सर लोग कहते हैं ये तो मोबाइल चलाने वाली निकम्मी पीढ़ी है। लेकिन इस बार इस पीढ़ी ने नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा हुआ क्या कि लोग सरकार को ही गिराने पर उतर आए। आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। 8 सितंबर 2025 नेपाल की राजधानी काठमांडू में सड़कों पर हजारों की भीड़ जमा होती है। ये भीड़ सिर्फ आम नागरिकों की नहीं थी, बल्कि ज्यादातर 20 से 25 साल के नौजवानों की थी। नेपाल में इन्हें जनजी कहा जाता है। ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं था, इसे एक एनजीओ हामी नेपाल ने शुरू किया। लोग माटीघर मंडल से संसद भवन की ओर मार्च कर रहे थे। शुरुआत में यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। लोग सिर्फ नाराजगी जताने आए थे, लेकिन तभी सरकार ने पुलिस भेज दी। पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स चलाना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कुछ लोग संसद भवन तक पहुंच गए और फिर पुलिस ने लाइव बुलेट्स चलाना शुरू कर दी। कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें से एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। लेकिन रियल ग्राउंड डेटा कुछ और ही है। सोचिए, अपने ही नागरिकों पर गोलियां चलाना, इससे बड़ा अविश्वास किसी लोकतंत्र में क्या हो सकता है। इस पूरे प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया बैन को बताया गया। 28 अगस्त 2025 को नेपाल सरकार ने एक आदेश निकाला। 3 सितंबर तक सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में लोकल रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वरना उन्हें बैन कर दिया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि 26 बड़े प्लेटफॉर्म बैन कर दिए गए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट जैसे और भी बड़े प्लेटफॉर्म बैन कर दिए गए। लेकिन अजीब बात ये रही, टिकटॉक बैन नहीं हुआ। लोगों को लगा कि सरकार जानबूझकर युवाओं की आवाज दबाना चाहती है, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर सरकार की आलोचना होते रहती है। लेकिन टिकटॉक, जिसे सरकार कंट्रोल कर सकती थी, उसे छोड़ दिया गया। युवाओं का गुस्सा भड़कना लाजमी था। लेकिन दोस्तों, असल सच्चाई ये है कि सिर्फ सोशल मीडिया बैन ही वजह नहीं थी। ये तो सिर्फ बस एक चिंगारी थी। असल में हालात पहले से ही इतने खराब थे कि जनता किसी भी पल फट सकती थी। नेपाल की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। 2024 में नेपाल की युवा बेरोजगारी दर 20% से भी ज्यादा थी। मतलब हर 5 में से एक व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है। नौकरियों की इतनी कमी है कि लाखों नेपाली लड़के लड़कियां विदेश जाने पर मजबूर हो गए। कोई गल्फ देशों में जाकर मजदूरी करता है, कोई भारत आकर छोटा मोटा काम करता है, और कुछ तो सीधे रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ने चले गए। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2024 तक करीब 15,000 नेपाली युवा रूस की सेना में भर्ती हो चुके थे, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके। अब सोचिए, जहां एक तरफ गरीब नौजवान अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बच्चे महंगी कारों में घूमते हैं, विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और इंस्टाग्राम पर लग्जरी लाइफस्टाइल शो ऑफ करते हैं। यही कारण है कि नेपाल में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, नेपो किड्स और नेपो बेबीज। लोग कहते थे देश बर्बाद हो रहा है, लेकिन नेताओं के बच्चे ऐश कर रहे हैं। नेपाल का लोकतंत्र पिछले 2 दशकों से लगातार स्थिर रहा है। पिछले 17 ईयर्स में 13 टाइम्स सरकार बदली। कभी केपी शर्मा ओली, कभी पुष्प कमल दहाल, तो कभी शेर बहादुर देवा। लेकिन चाहे कोई भी आए, करप्शन और पावर का गेम हर जगह खेला जा रहा है।
देवा पर आरोप है कि उन्होंने एयरक्राफ्ट खरीदते समय कमीशन खाया है। और तो और उनकी पत्नी पर भी आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर नेपाली नागरिकों को भूटानी शरणार्थी बना दिया। पुष्प कमल दहाल पर आरोप है कि उन्होंने माओवादी फाइटर्स के पैसों में हेराफेरी की है। और तो और खुद ओली पर भी लैंड स्कैम का आरोप दर्ज है। आनी जनता को कोई ईमानदार विकल्प ही नहीं मिला। हर पार्टी सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार करने लगती है। दोस्तों, लंबे समय से जनता बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन और राजनीतिक स्थिरता से जूझ रही थी। लोग चुप थे, सह रहे थे, लेकिन जब सरकार ने सोशल मीडिया बैन लगाया तो ये जनता के धैर्य की आखिरी सीमा थी। आप हमें नौकरियां नहीं दे रहे, आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर रहे और खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ऊपर से हमारी आवाज भी दबाना चाहते हैं। यही सोचकर लोग सड़क पर उतरे। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल गया। पुलिस ने गोली चलाने पर मजबूर हो गई। लोग और भी भड़क गए। प्रधानमंत्री का घर भी जला दिया गया। 9 सितंबर 2025 दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या इस्तीफा देने से सब ठीक हो गया? अब लोग सिस्टम बदलने की मांग नहीं कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक नया नेता ही नहीं चाहिए, बल्कि एक नई राजनीतिक संस्कृति भी चाहिए। नेपाल की ये कहानी सिर्फ नेपालियों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए एक चेतावनी है। अगर सरकार बेरोजगारी को नजरअंदाज करे, अगर करप्शन और नेपोटिज्म बढ़ता जाए, अगर युवाओं की आवाज दबाई जाए, तो किसी भी देश में हालात बिगड़ सकती है। युवाओं की ताकत को कभी कम मत समझिए। सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास का टूल नहीं है, ये जनता की आवाज है। दोस्तों, नेपाल आज एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। या तो यहाँ से एक नया लोकतंत्र और क्लीन सिस्टम बनेगा, या फिर ये देश और भी गहरे राजनीतिक संकट में चला जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल से एक पीसफुल और लॉन्ग टर्म समाधान निकले। इसी प्रकार भारत में भी एग्जामिनेशन सिस्टम खराब हो चुका है, लगातार स्कैम हो रहा है, स्टूडेंट हर बार बलि का बकरा बन रहा है। पिछले वीडियो में इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम को डिटेल से एक्सप्लेन किया है, ऊपर स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।